Hello everyone, welcome to White Institute. So dear students, today we will start to discuss about the first and very important chapter of human physiology, that is digestion and absorption. So let us start to understand this chapter, which is digestion and absorption. You people must be knowing that if we have to define digestion, then it is the process of transformation or conversion of complex and unabsorbable food by mechanical and chemical breakdown. मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन से जो भी खाना हम खाते हैं, जब वो सिंपल और एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील हो जाता है, इस प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। जो खाना हम खाते हैं, whatever food we consume, जो भी खाना हम खाते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले है मेजर components of the food, which are also called as macronutrients. जैसे कि हम खाने में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये चारों एग्जाम्पल हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। याद रखिए, जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो एनर्जी रिलीज करते हैं हमारे शरीर की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट हैं हमारे खाने में जो कि एनर्जी रिलीज नहीं करते और ना ही उन्हें डाइजेशन की आवश्यकता होती है, कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। याद रखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैं वाटर, वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर की जितने भी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के होने के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट भूमिका इनकी होती है। और ये हमारे शरीर को डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से भी बचाते हैं। पानी के बारे में एक सेइंग है दैट जल ही जीवन है, तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि वाटर जो होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो पानी की प्रेजेंस में ही होती हैं। और इसकी कमी अगर हमारे शरीर में होती है, दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन। सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड विच वी कंज्यूम। हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है इन आर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस से। ये एक ट्यूब है जो वेरिंग डायामीटर की होती है, कई दफ़ा पतली दिखेगी, कई जगह ये मोटी दिखेगी। तो वेरिंग डायामीटर की एक ट्यूब होती है ये, और इस ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल या गट के साथ जुड़े हुए होते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि है सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, पहला है एलिमेंट्री कैनाल और गट,
or also called gastrointestinal tract. And second is the associated digestive glands. The name of them are salivary gland, liver, and pancreas. So, in order to understand the physiology of digestion, first of all, we should know about our digestive system. So, let us talk with our digestive system. Dear, हमारा जो digestive system है वो शुरुआत होती है उसकी mouth से, as I told you. It starts with mouth. So, the mouth leads into the space which is called as buccal cavity or also called as oral cavity. So, we must be knowing that buccal cavity is also called as oral cavity. इसकी जो छत होती है that is called as palate and जो floor होती है इस buccal cavity की that is occupied by a muscular structure called as tongue. So हमारा जो ये buccal cavity होती है इसमें कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये upper jaw मैंने बनाया and this is our lower jaw. Lower jaw. Roof is called as palate. Roof of our buccal cavity is called as palate. इसके दो हिस्से anterior हिस्सा कहलाता है hard palate. Hard palate. हार्ड पैलेट में ये रिजेस होते हैं जिन्हें पैलेटाइन रुगाई कहते हैं जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, खाने को चबाने का काम करते हैं. दूसरा हिस्सा होता है सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के पोस्टीरियर हिस्से से एक ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंग करता है विच इज कॉल्ड एज यूव्यूला, which will close the nasopharynx during swallowing of the food. The floor is occupied by a muscular structure which is called as the tongue. Tongue. Remember, tongue is the chemoreceptor. It is the organ of the taste. हमारी टंग के ऊपरी सरफेस पे इसके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं प्रोजेक्शंस जिन्हें हम पैपिले कहते हैं और कुछ पैपिलों में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ देम कंटेन टेस्ट बड्स. रिमेंबर, नॉट ऑल द पैपिले कंटेन द टेस्ट बड्स. तो पहला काम है हमारी जीभ का टू टेस्ट द डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड. सेकेंड, इट हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. थर्ड, इट हेल्प इन mastication of the food. It help in thorough mixing of our food with the saliva by moving the bolus in the buccal cavity. And lastly, it helps in swallowing or deglutition. During swallowing, we press the tongue with the hard palate and facilitate the movement of the bolus towards the pharynx, right? The other structures which are present in our buccal cavity, they are teeth. So buccal cavity में हमारे जो दांत हैं उनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं. डेंटिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. डेंटिशन अगर हम अपनी बात करें, भाई हमारी बक्कल कैविटी में 4 प्रकार के दांत हैं. ऐसी कंडीशन कहलाती है हिटीरोडोंट. वी हैव इंसीजर्स, canines, then we have premolars, and lastly we have molars. Now
सो हेयर प्रीमोलर्स के बाद लास्ट है मोलर्स। अगली कंडीशन है हमारे दांतों की कि हमारे दांत धसे हुए हैं सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन में। सो व्हेन द टूथ is embedded in the socket of the jawbone, this condition is called as thecodont. This tooth is embedded with the help of the root in the socket of the jawbone, and this condition is called thecodont. Then हमारे दांत हमारे जीवन काल में 2 दफा आते हैं। ऐसी कंडीशन कहलाती है diphyodont condition. When teeth erupt in 2 sets, such a condition is called diphyodont condition. अब अगर हम diphyodont condition डिस्कस करते हैं तो भाई जब हम छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के बाद हमारे मुंह में जो दांत आते हैं दे आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ। याद रखिए ये दूध के बने दांत नहीं होते, छोटे बच्चों में दूध पीने वाले बच्चों में इरप्ट होते हैं, इसलिए मिल्क टीथ या हम इन्हें टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। और दूसरे जो अभी हमारे मुंह में हैं दे आर एडल्ट टीथ। एडल्ट टीथ also called as permanent teeth. Also called as permanent teeth. याद रखिए अगर हमें डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए कि भाई डेंटल फॉर्मूला क्या होता है तो हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला का मतलब है अपर हाफ और लोअर हाफ ऑफ जॉ बोन में डिफरेंट तरह के दांतों की अरेंजमेंट को देखना इज कॉल्ड एज डेंटल फॉर्मूला। So what is dental formula? It is the arrangement of the different types of teeth in the upper and lower half of jaw bones. Milk teeth का अगर dental formula हमने लिखना है, हमने 4 तरह के दांत लिखे, लाइन लगाई जिसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपर जॉ और नीचे वाला लोअर जॉ। 2 2 1 canine 1 canine premolars are absent in the milk set. Molars 2 and 2. ये तो हो गए हाफ ऑफ जॉ बोन्स के, अपर एंड लोअर हाफ ऑफ जॉ बोन्स के। टोटल नंबर ऑफ दांत हमने अगर कैलकुलेट करने हैं तो मिल्क सेट में आ जाएंगे टोटल 20 टीथ। जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई परमानेंट सेट का डेंटल फॉर्मूला ड्रॉ करो तो इट इज 2 1 2 3 2 1 2 3। आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 32 टीथ है एडल्ट सेट में। लास्ट मोलर्स और प्री मोलर्स एडल्ट सेट में ही इरप्ट होते हैं। लास्ट मोलर्स को हम वेस्टिजियल टीथ कहते हैं और इन्हें हम विजडम टीथ भी कहते हैं। कहा जाता है कि अक्सर 18 साल के बाद ये जनरली रप्ट होते हैं जब इंसान को अक्ल आ जाती है, लेकिन अक्ल और दांतों का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। सो ये आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। इंसीजर है ये 2 यहाँ पर, उसके बाद कैनाइन 1 है, देन प्री मोलर्स 2 है और मोलर्स 3 है। ठीक है, ये सॉकेट्स दिखाए हुए हैं जॉ बोन के और ये इंसीजर दांत है। ये 3 और 3 जो है आपका कैनाइन है, 4 जो है वो प्रीमोलर है और 6 जो है वो मोलर्स है। सो सच द पॉइंट्स शुड बी क्लियर इन योर ब्रेन, राइट? नाउ आफ्टर दिस let us discuss in detail about the histology of our gut. हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है वेरिंग डायामीटर की, कुछ इस प्रकार से, जिसका एक ल्यूमेन है जहाँ पे अंदर हमारा फूड होता है। तो हमने इस ट्यूब का जब दीवारों का सेक्शन कट किया, दीवार का सेक्शन कट किया जब हमने
तो हमें कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर मिला. We have got the structure like this. So here let us discuss कि कौन कौन सी लेयर्स हैं यहाँ पे इसकी दीवारों में. सबसे बाहर वाली लेयर है सिरोसा. So this A is sirosa. Sirosa is also called as visceral peritoneum. क्या कहते हैं और इसे? Visceral peritoneum. इसमें प्रेजेंट होते हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम. दिस लेयर, यहाँ पे हाफ भी देख सकते हैं, हमें दिख रहा है सब लेबलिंग एंड ऑल. तो विस्ट्रल पेरिटोनियम में प्रेजेंट होता है मीजोथीलियम. वो एपिथीलियम जो मीजोडर्म से बनता है. तो ये एक संधि है, यूनियन है दो वर्ड्स की, मीजोडर्म प्लस एपिथीलियम. तो मीजोथीलियम है इसमें और साथ में कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. देन वी हैव द सेकेंड लेयर विच इज द मस्क्युलरिस लेयर. Muscularis layer will contain the smooth muscles from the esophagus up to the rectum. और स्मूथ मसल्स में बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं. याद रखिए, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स है. ये वही लेयर है जो शो करती है पेरिस्टालिसिस, जिस वजह से हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ मूव होता जाता है. राइट. स्टमक में सर्कुलर मसल्स में अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं एक और एडिशनल मसल्स कॉल्ड एज ओब्लीक मसल्स. सो वी मस्ट बी नोइंग दैट oblique muscles are present inner to circular muscles in stomach. Right. The third layer is submucosa. This is the third layer which is called as submucosa. सबम्यूकोजा में प्रेजेंट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और इसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स हैं. राइट जी. सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा, जिसके कांटेक्ट में फूड होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा. सो म्यूकोजा हमारे गट की इनर मोस्ट लेयर होती है, है हमारे गट की. और ये म्यूकोजा जो होती है ये मॉडिफाइड होती है स्टमक में. इट इज मॉडिफाइड इन स्टमक इनटू द स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज रुगाई. और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरह के स्ट्रक्चर बनाती है विच आर कॉल्ड एज विलाई. So rugae in stomach, villi in the small intestine are the modification of the mucosa. जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस से सिक्रीट करेंगे और फूड की डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे वो म्यूकोजा में ही प्रेजेंट होंगे, except one type of gland which are present in the submucosa and are called as Brunner's glands. So you must be knowing that biology is a science of exception, and here in the histology of the gut as well there are certain exception. That one point should be clear to you, that one type of intestinal glands, कौन से? Brunner's glands. These Brunner's glands are present in which layer? The answer is submucosa. जबकि मैं अगर किसी और डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम लूंगी जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड या crypts of Lieberkühn, they will be present in the mucosa only. So dear, here the bottom line is that you should be knowing the sequence of the layers in the wall of the gut, starting from the outside to inside,
एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए देन यू शुड बी एबल टू आंसर. इनर से आउटर की तरफ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सीरोसा. याद रखने वाली बात ये कि मस्कुलरिस लेयर में अंदर की तरफ होंगे सर्कुलर मसल और बाहर की तरफ होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. ठीक है जी. सो दिस वाज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ आवर गट. ठीक है. अब हम अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वापस जाते हैं जिसमें हमने देखा कि माउथ इज लीडिंग इनटू द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी इज लीडिंग टू द पैसेज which is called as pharynx, which is called as pharynx. So dear, here pharynx is the common passage for food and air. You must be knowing कि if somebody asks you about the pharynx, then you will say it is the common passage for food and air. Pharynx lead into the next tube which is called as esophagus or food pipe. ये esophagus नेक से गुजरते हुए डायाफ्राम के थ्रू एंटर करती है बैग लाइक जे शेप्ड ऑर्गन में which is called as the stomach. ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, खाद्य नली. ये वो नली है जिसके थ्रू खाना हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में एंटर करता है. स्टमक को हम गैस्टर कहते हैं. ईसोफेगस गैस्टर में ओपन होता है थ्रू द स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर. गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर से ये ओपन होता है ईसोफेगस इनटू द स्टमक. स्फिंक्टर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूजुअली सर्कुलर मसल्स के बने हुए होते हैं जो कि खाने को नीचे की तरफ अगले वाले सेक्शन में प्रोपेल करते हैं बाय देयर रिलैक्सेशन. राइट जी. स्टमक की अगर चर्चा की जाए तो स्टमक हमारा ये एक बैग की तरह जे शेप्ड ऑर्गन है एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सो वी पीपल शुड बी नोइंग कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा वाइडेस्ट हिस्सा है स्टमक. स्टमक का ऊपरी डोम शेप्ड हिस्सा है फंडस. जिस हिस्से में ईसोफेगस एंटर करता है दैट इज कार्डियक. मेन पार्ट है स्टमक का बॉडी और जो हिस्सा पोस्टीरियर मोस्ट है इसका पाइलोरिक कहलाता है. ये पाइलोरिक स्टमक रिमेंबर ओपन होता है. ये पाइलोरिक स्टमक ओपन होता है into the small intestine by a sphincter here which is called as pyloric sphincter. कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए ये अगले हिस्से में एंटर करेगा which is duodenum. So duodenum which is the first part of small intestine उसमें ये एंटर करता है. ठीक है जी. स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इसकी म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. स्टमक contain the glands which are called as gastric glands. गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल्स हैं वो 3 प्रकार के हैं मेनली. नंबर 1 चीफ या पेप्टिक सेल्स. नंबर 2 ऑक्सिंटिक या पैराइटल सेल्स. ऑक्सिंटिक या पैराइटल सेल्स. और थर्ड है म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स और वी से गॉबलेट सेल्स.
चीफ या पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि दो प्रो एंजाइम जिनके नाम है प्रोरेनिन और दूसरे का नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, साथ में small amount of gastric lipase as well, small amount of gastric lipase। तो ये तो इन सेल्स की सिक्रीशन है। अगर हम ऑक्सिंटिक सेल्स की सिक्रीशन देखें, ऑक्सिंटिक सेल की सिक्रीशन देखें तो ये सिक्रीट करते हैं हमारे पेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है इम्यूनिटी का, और ये जर्म्स को किल कर देता है अगर खाने में है तो इसका पहला काम है, ये जर्म्स को किल करता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। दूसरा, HCl आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और आरबीसीज की फॉर्मेशन में सहायक है। ये HCl नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमें एक तरह का एनीमिया हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा काम है, HCl स्टमक में एसिडिक कंडीशंस जनरेट करके रखता है ताकि जो ये इनएक्टिव एंजाइम है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, उनको ये एक्टिवेट करने में सहायक होता है। ठीक है जी, तो ये इसके काम है। और दूसरी सिक्रीशन है ऑक्सिंटिक सेल्स की, एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस फैक्टर which is called as Castle intrinsic factor। Castle intrinsic factor, ये वो फैक्टर होता है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ज़रूरी होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी है। विटामिन B12 आरबीसीज की मैचुरेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स विटामिन B12 एब्जॉर्ब ना होने की वजह से आरबीसीज इमेच्योर अवस्था में टूट जाएंगे और हमारी बॉडी में एक तरह का एनीमिया हो जाएगा, which is called as pernicious anemia। So you must be knowing that if these cells are damaged by any condition, then two observation will be seen in such a person. Number one, he will be having iron deficiency anemia, and secondly, he will be having the pernicious anemia। और अगली कंडीशन, प्रोटीन डाइजेशन भी उसके शरीर में इम्पेयर हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिवेट ना हो पाएंगे और प्रोटीन डाइजेशन घट जाएगी। ठीक है जी, जो हमारे गॉबलेट सेल्स हैं या म्यूकस सेल्स हैं उनके कार्यों के बारे में देखते हैं। सो म्यूकस सेल्स जो है दे सिक्रीट lubricating material which is called as mucus, act as a physical barrier of our immunity। ये एंट्रैप कर लेता है जर्म पार्टिकल को और एपिथेलियल सेल्स के साथ उनको चिपकने से रोक देता है। ठीक है, सो इट्स अ फिजिकल बैरियर ऑफ आर इम्यूनिटी, जस्ट लाइक कंटीली तारें ऑन द LOC, जो दुश्मन को हमारे देश के अंदर की सीमा में या अंदर जो है वो घुसने नहीं देगा। सो म्यूकस जो है HCl से बचाता है और हमारे एपिथेलियल सेल्स को। ठीक है, इट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। इसके कार्य देखें तो एक तो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्लिपरी मटेरियल है ये ल्यूब्रिकेशन, और साथ में प्रिवेंट द एक्सकोरिएशन या बर्निंग of epithelial cells by HCl। So this was the function of the HCl, that should be clear in your brain, right?
So this was about the stomach, which I told you here. Yeah, so this was about the stomach, right? Now after this, let's come back to our elementary canal, जिसमें जिसमें मैंने आपको अभी तक ये बताया कि भाई ये जो हमारा ईसोफेगस है स्टमक में लीड कर रहा है और गैस्टर कहलाता है स्टमक. स्टमक अगले वाले हिस्से में जाएगा विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा विच इज सी शेप्ड इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम. इट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम. ड्यूडेनम अगले वाले हिस्से में जाता है विच इज कॉइल्ड एंड इज कॉल्ड एज जिजेनम. जिजेनम लास्ट पार्ट में जाता है विच इज कॉल्ड इलियम. ILEUM, not ILIUM, because that is a bone of the pelvic girdle. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन इसका डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में छोटा होता है, इसलिए इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. ठीक है जी. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड. सो रिमेंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आश्चर्यजनक बातें ये हैं या इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि पहली यहाँ पे याद रखिए, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. हियर डाइजेशन इज कंप्लीटेड. अगर डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होती है तो भाई जो न्यूट्रिएंट यहाँ बनेंगे वो मैक्सिमम ब्लड और लिम्फ में जाएंगे. सो इट इज अ साइट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एज वेल. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन अगले हिस्से में जाती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, एंड दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है सीकम. सीकम एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सीकम से एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निकलता है विच इज फिंगर लाइक. सो दिस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, it is finger like projection. Wormy related to worm, so it is a worm like or finger like projection here. And remember, it is of no use in us, so it is vestigial organ in our case. Cecum lead into the next part which is colon, ascending colon, then transverse, descending, and last part of the colon is sigmoid colon, which is leading to the rectum, and rectum will open out through the anus. So here you must be knowing that large intestine may no significant digestive activity occur because digestion is completed in which part of the alimentary canal? The answer is small intestine. तो सवाल है कि भैया अगर इसमें डाइजेशन नहीं होती तो कार्य करता क्या क्या है ये, तो आप कहेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है पानी की, कुछ ड्रग्स की और मिनरल्स की, और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस सेल्स होते हैं जो वेस्ट को, डाइजेस्टिव वेस्ट को ल्यूब्रिकेट करते हैं और उसको एक कोहेरेंट मास में तब्दील करते हैं जो कि रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है और वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होएगा और वॉलंटरी डिफिकेशन से बाहर आ जाता है थ्रू एनस. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मैक्सिमम डाइजेशन होगी तो कौन कौन जो है वो यहाँ पे डाइजेशन के लिए सहायक है. जो ग्लैंड है यहाँ पे वो है लीवर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा. पेनक्रियाज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा या पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे. सो let us discuss now that how the liver and pancreas will be helping in digestion. We people are knowing that liver is the largest gland in our body. It is having 2 lobes.
large right lobe and small left lobe. Left lobe और right lobe. Right lobe, ये दोनों एक दूसरे से एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं, एक लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, जिसे हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं. कौन सा लिगामेंट? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है. लीवर के ऊपर एक कैप्सूल होती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है, which is called as glycine capsule. So glycine capsule is a feature of mammalian liver. इससे ट्रैबेक्युलाई अंदर की तरफ दीवारें निकलती हैं, जिससे अंदर छोटे छोटे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स बनते हैं, which are called as hepatic lobules. Which are called as hepatic lobules. So you people should be knowing कि भाई hepatic lobules are the structural and functional units of the liver. Structural and functional units of our liver. Functional units of our liver. Liver secrete करता है एक digestive secretion which is called as bile. Bile नामक फ्लूइड, डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है वो राइट लोब से, राइट हिपैटिक डक्ट से आएगा, लेफ्ट लोब से, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आएगा, और ये हमारे गॉल ब्लैडर के डक्ट के साथ, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उस डक्ट के साथ ये डक्ट चिपक के अटैच हो, पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं. वो कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ेगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ेगा और बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट. ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे जाएगा. दिस कॉमन बाइल डक्ट विल डिसेंड डाउन. इट विल डिसेंड डाउन. ये नीचे जा रहा है कुछ इस प्रकार से. इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं. तो ये नीचे जा रहा है इस तरह से कॉमन बाइल डक्ट. ये कॉमन बाइल डक्ट जब नीचे जाता है तो ये पेनक्रियाज के मेन डक्ट के साथ जुड़ के, पेनक्रियाज के मेन डक्ट के साथ जुड़ के हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है. ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट डायलेट होता है और इस डायलेशन को हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं. इस एम्प्यूला पे एक स्फिंक्टर होता है विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ही आपका जो ये बाइल है और पेनक्रियाटिक जूस है वो इस सी शेप्ड ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है. सो दिस इज आवर ड्यूडेनम, जिसमें हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से ओपन होता है, लीवर की रिलीज होती है लीवर की सिक्रीशन और इस कैरेट और लीफ लाइक ग्लैंड की सिक्रीशन विच इज कॉल्ड एज पेनक्रियास. So let us do with the necessary labeling over here, which is very important. These are right, एक second, these are right and left hepatic ducts. Right and left hepatic ducts. They combine together to form common hepatic duct. Common hepatic duct. This common hepatic duct will combine with the duct of gallbladder called as a cystic duct to form a new duct called as common bile duct. So flow of bile पर भी सवाल आ सकते हैं. You have to be very keen, right, while understanding the concept.
कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन हो रहा है इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ये कंबाइन होके बना रहा है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सा डक्ट? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे थोड़ा सूज जा रहा है, ये अपना मुंह फुला रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, और बना रहा है हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। And ampulla is guarded by a sphincter which is called as a sphincter of Oddi. This question has been asked many a time in NEET. You must be knowing hepatopancreatic duct की opening into the duodenum is guarded by the sphincter called as a sphincter of Oddi. Right ji? So this was about the duct system of liver and pancreas. अब लीवर द्वारा जो पहला जूस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या इसमें ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है वो है बाइल। तो पहली सिक्रीशन जो यहाँ पे सिक्रीट होगी दैट विल बी बाइल। पहला है बाइल, उसके बाद सिक्रीट होगा या एक्ट करेगा फूड पे पेनक्रियाटिक जूस। और थर्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की सिक्रीशन विच इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पे ड्यूडेनम में जो पहला फूड डाइजेस्टिव जूस एक्ट करता है फूड के ऊपर वो बाइल है। आप बच्चों को पता होना चाहिए कि जो बाइल है उसका फूड के ऊपर कोई केमिकल एक्शन नहीं होता, क्योंकि ये इकलौता डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम ना होने की वजह से ये फूड पे कोई केमिकल एक्शन नहीं कर पाता। सो it has no chemical action on the food. लेकिन इसमें because if I am saying assertion that bile has no chemical action on the food, true, and if I am giving you the reason or R, it lack digestive enzyme. So here in this case answer will be 1. That is reason is justifying the assertion. बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो इसमें प्रेजेंट क्या होता है? तो इसमें प्रेजेंट है नंबर 1 बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स दे विल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। अब आप कहेंगे इमल्सिफिकेशन क्या प्रक्रिया है? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जब बड़ा कोई फैट का जो वाटर इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल है फैट, इस फैट जो कि वाटर रिपेल करता है, इस वाटर रिपेलिंग फैट के बड़े मॉलिक्यूल को बाइल सॉल्ट्स विच आर सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट एंड टायरोकोलेट, ये सॉल्ट इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और स्मॉल फैट के ग्लोब्यूल्स बना देते हैं और ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं। अब इन पे डाइजेस्टिव एंजाइम या लाइपेजेस एक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सारे के सारे पानी में घुलनशील होते हैं। तो अगर आपको पानी में घुलनशील डाइजेस्टिव एंजाइम को खाने पे एक्ट कराना है तो आपको खाने को वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे फैट वाटर रिपेलिंग है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं हम, ये एक हथौड़े की तरह काम करते हैं और इस फैट के बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिससे इनका सरफेस एरिया एनलार्ज हो जाता है और ये पानी में घुल जाते हैं। तो इमल्सिफिकेशन बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है फॉर द इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑफ द फैट्स। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर बेचारों का निकाल दिया जाता है ड्यू टू सर्टेन स्टोन एंड ऑल, तो उनको अपनी डाइट में फैट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है क्योंकि उनमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स नहीं हो पाएगी भाई। नाउ आफ्टर दिस द सेकेंड component present in the bile
second component present in the bile is bile pigments. That bile pigments are formed due to breakdown of RBCs called as bilirubin and biliverdin. ठीक है जी. थर्ड है इसमें फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है लेसिथिन. और लास्टली इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल. Liver synthesize cholesterol by using a precursor called acetic acid. Acetic acid से cholesterol का liver में बनना is a type of anabolic reaction which require energy in the form of ATP. Right? So this was about the bile. And you must be knowing bile का कोई chemical action तो नहीं है food का, लेकिन it help in the activation of lipases. लाइपेजेस की एक्टिवेशन के लिए ये काम करता है, क्योंकि लाइपेजेस या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एल्केलाइन कंडीशंस में ही काम करते हैं. राइट जी. सो दिस वाज द रोल ऑफ द बाइल. सेकंड जूस व्हिच एक्ट ऑन आवर फूड इन दिस duodenum is the pancreatic juice which is secreted here. So let us discuss about the pancreatic juice now. पेनक्रियाटिक जूस डिस्कस करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. एक सेकेंड बेटा, वेट. सेकेंड डाइजेस्टिव जूस है पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस विच विल एक्ट ऑन द फूड. You must be knowing pancreatic juice is secreted by pancreas. It is secreted by the exocrine part of the pancreas which is called as acini or lobule. Pancreatic juice एक complete digestive juice होता है. इसमें सारे ही तरह अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं. सो इट्स अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस. ठीक है जी. इट्स अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस. पेनक्रियाटिक जूस में अब ये तो हमने सीख लिया कि कंप्लीट है, तो ये तो पता सीखना पड़ेगा ना कि क्या क्या प्रेजेंट है इसमें. सो लेट अस डिस्कस व्हाट डज इट कंटेन. अगर ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है तो इसमें प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या क्या मौजूद है, पहला सवाल. सो प्रोटीन डाइजेशन के लिए इसमें मौजूद है ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम, काइमोट्रिप्सिनोजन और थर्ड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज. ये तीन तरह के एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होते हैं. ठीक है जी. आगे सेकंड है इसमें कार्ब्स की डाइजेशन के लिए. और कार्ब डाइजेशन व्हाट डू दे हैव. क्या ये एक कंप्लीट पैकेज है, तो इस कंप्लीट पैकेज के फीचर देखने पड़ेंगे. सो फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्ब्स व्हाट डज इट हैव, let us discuss. So here for the carbs digestion, they have it has pancreatic amylase, also called as amylopsin, which is the main कार्बोहाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. मेन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है अमाइलॉप्सिन. मेन कार्ब डाइजेस्टिंग एंजाइम है हमारे पास अमाइलॉप्सिन. ठीक है जी. इसके बाद थर्ड एंजाइम है हमारा थर्ड तरह देखते हैं भैया न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के लिए इनमें क्या है. फॉर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, भाई न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के लिए इनके पास जो ज़रूरी
जो चमत्कारिक चीज है वो है न्यूक्लिएजेस. सो दे कंटेन न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करेंगे. दे कैन बी ईदर डीएनएस और ईदर आरएनएस. अगर डीएनए तोड़ना है तो डीएनएस और अगर आरएनए तोड़ना है तो आरएनएस. Lastly, let us understand what do they have in them for the fat digestion. For fat digestion, हमारे खाने में जो हम ऑयल्स और घी खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए दे हैव द डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेज. Pancreatic lipase is the main fat hydrolyzing enzyme, also called as stepsin. So you must be knowing it is the main fat hydrolyzing enzyme. Main fat hydrolyzing enzyme है हमारा कौन सा? Pancreatic lipase और amylopsin. So dear, here in this slide you can see that I have told you about the duct system of liver and pancreas, and I have also explained the bile and pancreatic juice and their role in digestion. The third juice which will act on the food in the small intestine is the succus entericus, also called as intestinal juice, secreted by intestinal glands. Secreted by intestinal glands. So here intestinal glands are also called as brush bordered glands. ये याद रखिए, ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा कि जो म्यूकोजा है दैट इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ विलाई, और विलाई पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विलाई पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉल्यूमिनर होते हैं और इनके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई होती हैं, जिससे सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है. तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए एपिकल सरफेस पे आ जाते हैं माइक्रोविलाई. अगर हम जूम इन करके देखें यहाँ पे तो हमें कुछ इस प्रकार से ये सेल दिखेंगे. विलाई को जो लाइन करते हैं, एक तो कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, ये सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं. बेसल इनका न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड होता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में, और एपिकल सरफेस पे इस तरह से माइक्रोविलाई है. गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं. तो ये ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. इसी ब्रश बॉर्डर्ड ये एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाता है इनटू द इंटेस्टाइनल ग्लैंड. सो दिस इज विच एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम. राइट. हम इसमें this is the mucosa which is modified in the form of villi, and villi lines the villi के जो epithelial cells होते हैं they are brush bordered. At the basis of villi we have a gland, intestinal glands, which are called as crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn. Lieberkühn. And secondly,
These crypts of Lubberkin are present at the bases of villi. और एक और तरह के ये म्यूकोजा में प्रेजेंट है और इनमें ओपन होते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन में ओपन होते हैं दूसरी तरह के सेल्स जो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट हैं, एंड दे आर द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड्स. कौन से ग्लैंड्स? ब्रूनर्स ग्लैंड्स. सो यू मस्ट बी नोइंग दीज टुगेदर. दे आर ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंड्स और इनकी सिक्रीशन को हम कहते हैं, इनकी सिक्रीशन को कहते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस which is also called as succus entericus. succus entericus. याद रखने वाली बात ये कि सक्कस एंटेरिकस हमारे खाने पे सबसे एंड में एक्ट करता है और खाने को डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है. सो दिस सक्कस एंटेरिकस it acts on the food to convert it into digestible और absorbable nutrient. तो हमसे पूछा जाए कि भाई सबसे बाद में अंत में कौन एक्ट करता है खाने के ऊपर, तो इट इज इंटेस्टाइनल जूस. सो अंत भला एंड सब भला. सो जब अंत पे ये एक्ट करता है खाने को पूरी तरह से एब्जॉर्बेबल बना देता है. सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी सीख लेते हैं हम. तो सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट होता है पहले तरह के एंजाइम विच आर कॉल्ड एज डाइसैक्रिडेजेस. कौन से एंजाइम? Disaccharidases. I'll change the pen because probably this is not visible here. So disaccharidases पहले तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इसमें प्रेजेंट है. तो नीट में पूछा गया है कि डाइसैक्राइड्स की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, तो जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन. वहीं शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है. तो इसकी जीवन की लीला डाइसैक्राइड्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू होके वहीं समाप्त हो जाती है. डाइसैक्रिडेजेस में एग्जाम्पल्स हमसे पूछे जाएं, देन वी हैव maltase which will act on the malt sugar, then lactase which will act on milk sugar lactose, then sucrase which will act on the cane sugar sucrase. So and isomaltase etc. because what we do only NCERT here. Disaccharidases के बाद we have the enzymes for proteinization. For proteinization we have the enzyme which are aminopeptidases and lastly we have dipeptidases. ठीक है जी. Then for the digestion of fats, for fat digestion what we have in this juice, so we have here for fat digestion we have intestinal lipase. वैसे तो मेन फैट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कौन सा है मैंने आपको बताया, इट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज, लेकिन ये इंटेस्टाइनल लाइपेज भी फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है. लास्टली फॉर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन they have two enzymes. One are nucleotidases and secondly they have nucleosidases.
तो जब न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है. सो इन दिस स्लाइड I have told you everything about the brush bordered glands which are present in the intestine, small intestine, and brush bordered glands, their secretion is called as succus entericus. They are two in number, crypts of Libercan and Brunner's glands. ब्रूनर्स ग्लैंड्स की सिक्रीशन में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, इसमें सिर्फ म्यूकस होता है. ठीक है जी. मेन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दे आर सिक्रीटेड बाय द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कल. So with this I have completed the alimentary canal and the digestive glands, or we have completed the digestive system. In the next lecture we'll tell you about the physiology of digestion of different types of food along with the absorption and the disorders of the alimentary canal. So till then, stay tuned, stay happy.